नमस्कार एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज हम लेकर के आए हैं वर्ग 12 के बच्चों के लिए अंग्रेजी का मॉडल पेपर। जी, वर्ग 12 के बच्चों के लिए जो 2025 में परीक्षा देंगे उनके लिए अंग्रेजी का मॉडल पेपर। बच्चों, आज के वीडियो में 100 बहुत ही उपयोगी प्रश्न आपको मिलेंगे। इन प्रश्नों को देखें और अपनी परीक्षा की तैयारी को परखें। जी, ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका मैं दावा करता हूँ। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। बच्चों, पूछ रहा है कि हु वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। आपको बताना है कि निम्न में से किसको साहित्य के लिए नोबेल का पुरस्कार मिला है। तो बच्चों, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नहीं मिला, विलियम वर्ड्सवर्थ को नहीं मिला है, बर्ट्रैंड रसेल को मिला है। तो एक का जवाब होगा सी। आपको याद होगा कि 1950 में बर्ट्रैंड रसेल को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और इस क्वेश्चन के रेफरेंस के लिए आप आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड नामक चैप्टर देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सेंसरशिप ऑन प्रेस इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग, यानी आपको बताना है कि निम्न में से कब प्रेस पर सेंसरशिप लगाया जाता है। फ्लड्स के दौरान, इमरजेंसी के दौरान, इलेक्शंस के दौरान या नॉन। तो बच्चों, आपका सही जवाब होगा इमरजेंसी के दौरान। जी, सेंसरशिप ऑन प्रेस इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में हाउ फ्री इज द प्रेस नामक चैप्टर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द लास्ट ऑफ ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। जी बच्चों, द लास्ट ऑफ ग्रेट प्री हिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। और इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भारत इज माई होम नामक चैप्टर देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि एच.ई. बेट्स फर्स्ट नोबेल वाज पब्लिश्ड व्हेन ही वाज खाली स्थान ईयर्स ओल्ड। यानी आपको बताना है कि एच.ई. बेट्स की जो पहली उपन्यास प्रकाशित हुई ना, उस समय उनकी आयु क्या थी। तो बच्चों, आप याद रखिएगा, उस समय उनकी आयु 21 वर्ष थी। कितनी थी बच्चों? 21 वर्ष थी। और इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में द अर्थ नामक शॉर्ट स्टोरी देख सकते हैं। नंबर 5 कह रहा है कि हु एज्यूम दैट रीडर्स कैन बी मेड टू बिलीव एनीथिंग। आपको ये बताना है कि निम्न में से किनका मानना था कि रीडर्स को, यानी पाठकों को बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, यानी उनको किसी भी चीज़ पर भरोसा दिलाया जा सकता है। तो वो बच्चों हिटलर और नॉर्थ क्लिफ थे। जी बच्चों, हिटलर और नॉर्थ क्लिफ थे। तो 5 नंबर का डी होगा। और इसके लिए भी आप हाउ फ्री इज द प्रेस नामक चैप्टर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए बच्चों। कहता है देयर इज अब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू। यानी तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए कोई फ्यूचर ही नहीं है। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? बच्चों याद कीजिए, सीगा नोया की रचना द आर्टिस्ट। जी, द आर्टिस्ट नामक चैप्टर से यह पंक्ति ली गई है, जब एक नाराज बाप अपने बेटे को डांटते हुए कहता है कि देयर इज अब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू। क्वेश्चन नंबर 7 को लीजिए बच्चों। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ब्यूटी इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि यह पंक्ति कहाँ से ली गई है। तो बच्चों, यह पंक्ति इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ली गई है, जहाँ महात्मा गांधी ने कहा कि भारत जो है इमूवेबल है। भारत आज भी ये मूव नहीं हुआ है। भारत आज भी ये इसमें बदलाव नहीं हुआ है और न ही बदलना है इसकी खूबसूरती है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब डी होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नंबर 8 कहता है हु डजंट सी पीपल फॉर वीक्स एंड मंथ्स। आपको बताना है कि निम्न में से कौन कई सप्ताह तक, कई महीनों तक लोगों से नहीं मिलता। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, मिनिस्टर्स। जी, मिनिस्टर डोंट सी पीपल फॉर वीक्स एंड मंथ्स। और इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ए पिंच ऑफ स्नफ नामक चैप्टर देख सकते हैं। नंबर 9 कहता है वाज अ ग्रेट ओरेटर। आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक बहुत बड़े वक्ता थे। तो बच्चों, वक्ता तो सब थे, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के मुताबिक मार्टिन लूथर किंग जूनियर को अ ग्रेट ओरेटर कहा गया है। और इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में आई हैव अ ड्रीम नामक चैप्टर देख सकते हैं। नंबर 10 कहता है बच्चों द पास्ट इज नॉट डेड। हमारा अतीत मरा नहीं है एंड एस्थेटिक।
हमारा अतीत न तो मरा है और न ही निष्क्रिय है। इट इज़ अलाइव एंड डायनामिक, यह जीवित है और यह डायनामिक है, जीवंत है। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो बच्चों यह पंक्ति जो है भारत इज़ माई होम से ली गई है जी। डॉक्टर जाकिर हुसैन की रचना भारत इज़ माई होम से ली गई है। बच्चों मेरे साथ अभ्यास करते चलें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और कंटेंट के बारे में कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें। नंबर 11 कहता है परलेस बक ब्लेम्स द रूल फॉर ऑल द इल्स इन इंडिया, यानी परलेस बक है ना, निम्न में से किस को भारत के सारी बुराइयों का आरोप किस पे मढ़ती हैं? फ्रेंच पे, होम पे, इंग्लिश पे या नॉन पे? बच्चों इंग्लिश पे जी, अंग्रेजों पे। वो कहती हैं कि भारत की सारी बुराइयों का जड़, भारत में सारी समस्याओं का जड़ अंग्रेज हैं। अतः 11 का सी होगा और इसके लिए इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई नामक चैप्टर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि लीप द डॉग वाज बॉट फॉर 85 रूबल्स, डॉलर्स, पाउंड्स, रुपीज। आपको बताना है लीप नामक कुत्ता जो था वो 85 रूबल्स में लिया गया था, डॉलर्स में या पाउंड्स में या रुपीज में? बच्चों रूबल्स में। चूंकि वह कहानी रूस की थी और रूस की मुद्रा का नाम रूबल्स है, इसलिए 12 का ए सही होगा। और इसके लिए आप अपने टेक्स्ट बुक में मैरिज प्रपोजल नामक चैप्टर देख सकते हैं। बच्चों 13 कहता है हु वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। आपको बताना है कि निम्न में से कौन महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित था? बच्चों वैसे महात्मा गांधी से तो दुनिया के सभी लोग प्रभावित हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक के मुताबिक मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे ये महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। अतः 13 का सही जवाब होगा डी। और इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में वह चैप्टर देख सकते हैं, आई हैव अ ड्रीम। नंबर 14 है बच्चों नानू काका टाइड अ ह्यूज टर्बन ऑन हिज हेड। नानू काका अपने सर पे एक बड़ी पगड़ी बांधते थे। वो पगड़ी किस रंग की होती थी? रेड, ऑरेंज, व्हाइट या नॉन? बच्चों ऑरेंज, याद रखिएगा। नानू काका अपने सर पे ऑरेंज रंग की पगड़ी बांधते थे। नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू जॉन डन हु हैज नो डिजायर। आपको बताना है कि जॉन डन के मुताबिक निम्न में से किसके पास कोई इच्छा नहीं है? द मून, द सन, द स्टार्स या द अर्थ? बच्चों याद कीजिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जहां आपको बताया गया था कि द सन हैज नो डिजायर। जॉन डन कहते हैं कि द सन हैज नो डिजायर, अतः 15 का बी होगा। और इन तमाम चैप्टर्स जिनका मैं नाम ले रहा हूं इनका हिंदी एक्सप्लेनेशन हमारे चैप्टर पे अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पूछता है बच्चों मैकाबीटी इज द पेट कैट ऑफ। आपको बताना है कि मैकाबीटी जो है ना ये किसकी पेट कैट है? जी बच्चों किसकी पेट कैट है? तो इसका जवाब आएगा बच्चों टी.एस. इलियट। जी मैकाबीटी जो है वो टी.एस. इलियट की कैट है और इसके लिए आप मैकाबीटी द मिस्ट्री कैट नामक पोएट्री देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कमला दास विश्ड टू पीप थ्रू द, क्या होगा बच्चों? विंडो होगा। कमला दास माई ग्रैंड मदर्स हाउस नामक पोएट्री में देखिएगा कि वो खिड़की से फिर से झांकना चाहती थी, अतः 17 का बी हो जाएगा विंडो। 18 नंबर कह रहा है बच्चों कि माई फादर सेड, मेरे पापा ने कहा यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स, तुम देख रहे हो ना अधजले उंगलियों को। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो बच्चों अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो आपको ज्ञात होगा कि ये पंक्तियां जो हैं के.की.एन. दारूवाला की रचना फायर हिम से ली गई है। अगर आप फायर हिम नामक पोएट्री को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ इसका एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है। 19 है द पोएट थिंक्स, यानी कवि का ये सोचना है इज नॉट एवर लास्टिंग, कि निम्न में से कौन एवर लास्टिंग नहीं, यानी निम्न में से कौन मतलब हमेशा टिकने वाली नहीं है? वेल्थ, पैलेस, ब्यूटी, ज्वेलरी। सच देखा जाए बच्चों तो चारों में से कोई भी आइटम्स एवर लास्टिंग नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक के मुताबिक यहाँ ब्यूटी हो जाएगा। जी द पोएट थिंक्स दैट ब्यूटी इज नॉट एवर लास्टिंग। और इसके लिए बच्चों आप अपनी टेक्स्ट बुक में एन एपिटाफ नामक चैप्टर देख सकते हैं। जी वाल्टर डी ला मेयर की रचना एन एपिटाफ देख सकते हैं। 20 कह रहे हैं नाउ द खाली स्थान आर फॉलिंग फास्ट, निम्न में से कौन बहुत तेजी से गिर रहा है? तो बच्चों लिब्स, क्या हो जाएगा? नाउ द लिब्स आर फॉलिंग फास्ट, अतः 20 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बच्चों ऐसे ही आप अभ्यास करते रहिए, आप परीक्षा में बेहतर करेंगे। 21 कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ द सोल्जर नामक कविता के
जो पोएट है ना रूपर्ट ब्रूक, उनकी मृत्यु कैसी हुई थी? आपको बच्चों ज्ञात होगा सेप्टिसिमिया नामक रोग से। किस रोग से? सेप्टिसिमिया नामक रोग से। अगर आप द सोल्जर नामक कविता पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे यह चैप्टर अवेलेबल है। नंबर 22 बच्चों, स्टोरी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन है कि ओल्ड इंग्लिश है डायलेक्ट्स। आपको बताना है कि ओल्ड इंग्लिश में कितनी डायलेक्ट्स थी? बच्चों 4। कितनी डायलेक्ट्स थी? 4। तो 22 का ए सही होगा। और बच्चों स्टोरी ऑफ इंग्लिश को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पे आइए, सारे चैप्टर्स वहाँ पे बखूबी हिंदी में समझाए गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन है कि पियर्स एंड प्लोमन इज द राइटिंग ऑफ। ये पियर्स एंड प्लोमन जो है ना, यह किसकी रचना है? बच्चों विलियम लैंगलैंड की। जी, विलियम लैंगलैंड की रचना है। 23 का ए होगा, आप याद रखेंगे। नंबर 24 कहता है कि द इंट्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस हैपेंड इन, यानी प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोडक्शन कब हुआ, यानी पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का उपयोग कब किया गया? तो 1476 ईस्वी में। 24 का ए होगा। यह क्वेश्चन आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यह स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है। इसके लिए आप हमारे चैनल पे आइए, स्टोरी ऑफ इंडिया के सारे चैप्टर वहाँ पे अवेलेबल हैं। नंबर 25 कहता है मिडिल इंग्लिश केम इनटू एग्जिस्टेंस इन, यानी मिडिल इंग्लिश की शुरुआत कब हुई? जी बच्चों, मिडिल इंग्लिश की शुरुआत कब हुई? 25 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है। तो 1150 में। कब शुरू हुई? 1150 में। जी बच्चों, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड माना जाता है 449 से लेकर के 1066 तक माना जाता है। और बच्चों, और ये जो मिडिल इंग्लिश की पीरियड है ना, उसको 11 से 50 से ये 1500 तक चलती है, और 1500 से अब तक मॉडर्न इंग्लिश चलती है। 26 कह रहा है द अर्थ इज। द अर्थ नामक चैप्टर जो अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़े हो वो क्या है? याद रखिएगा, शॉर्ट स्टोरी है। द अर्थ, जिसमें आप बेंजी के बारे में पढ़े हैं, फ्लोरेंस के बारे में पढ़े हैं, जॉनसन्स के बारे में पढ़े हैं ना, वो क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। 27 कहते हैं द पीपल ऑफ इंडिया बिलोंग्स टू। भारत के लोग किस रेस से बिलोंग करते हैं? कॉकेजन रेस। किस रेस से बिलोंग करते हैं? कॉकेजन रेस। और इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पर्ल एस बक की रचना इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई देख लीजिएगा। अतः 27 का सी होगा, कॉकेजन रेस। बच्चों 28 कहता है कि द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गोल्ड फॉर। याद कीजिए बच्चों, सीगा नोया की रचना द आर्टिस्ट। वहां पे एक लड़का अपने गोल्ड पे काम करता था। उस गोल्ड को टीचर ने कन्फिस्केट किया। टीचर ने पोर्टर को फ्री में दे दिया। पोर्टर ने 50 येन में क्यूरियो डीलर को बेचा, और क्यूरियो डीलर ने एक बड़े डीलर को कितने येन में गोल्ड बेचा? तो बच्चों याद रखिएगा 600 येन। कितने में बेचा बच्चों? 600 येन। अतः 28 का सी होगा। 29 कह रहा है कि हु ट्रेवल्ड सेकंड ऑन ए थर्ड क्लास टिकट। आपको बताना है कि निम्न में से कौन तीसरी श्रेणी के टिकट होते हुए भी द्वितीय श्रेणी से यात्रा किया है? यानी टिकट था थर्ड क्लास का, लेकिन ट्रेवल किया सेकंड क्लास का। बच्चों वो नानू काका को छोड़ के कोई और नहीं हो सकता है। अतः 29 का ए होगा, और इसके लिए आप ए पिंच ऑफ स्नफ नामक चैप्टर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है द फैमिली डॉक्टर ऑफ पर्ल एस बक इज एन इंडियन। जी बच्चों, पर्ल एस बक जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था, लालन पालन चीन में हुआ था, लेकिन उनका फैमिली डॉक्टर इंडियन था। अतः 30 का सी होगा। 31 नंबर चैप्टर क्या कहता है? क्वेश्चन सुनिए। इन खाली स्थान रूपठोका इज ए काइंड ऑफ फेयरी टेल्स। आपको बताना है कि निम्न में से कहाँ रूपठोका जो है ना, वह एक प्रकार का फेयरी टेल्स है। बच्चों बांग्लादेश का। जी बच्चों, बांग्लादेश में रूपठोका जो है ना, वो फेयरी टेल्स है। तो 31 का बी हो जाएगा। और इसके लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में ए चाइल्ड इज बॉर्न नामक चैप्टर देख सकते हैं। 32 नंबर कहता है खाली स्थान कैन मेक और मार रेपुटेशन। निम्न में से कौन आपकी रेपुटेशन को, यानी आपके नाम को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है? तो चैप्टर के मुताबिक द प्रेस। जी, द प्रेस कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। और इसके लिए आप हाउ फ्री इज द प्रेस नामक चैप्टर देख सकते हैं। 33 कह रहा बच्चों बेंजीज पेरेंट्स हैड रेंटेड द लैंड फॉर। यानी बेंजी के माता पिता सेंडर से भूमि को रेंट पर लिए थे। कितने वर्षों से? 40 वर्षों से। कितने वर्षों से बच्चों? 40 वर्षों से। 33 का 40 बी होगा जवाब। और इसके रेफरेंस के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में द अर्थ नामक शॉर्ट स्टोरी देख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि व्हेन बेंजी वाज 21, जब बेंजी 21 का हो गया, हिज फादर हैंडेड हिम, इसके पापा ने बेंजी को क्या दिया? जी बच्चों, जब बेंजी 21 का हो गया तो उसके पापा ने क्या दिया? पासबुक। क्या दिया बच्चों? पासबुक दिया, याद रखिएगा। और इसके लिए आप द अर्थ नामक चैप्टर देख सकते हैं। 35 कहता है कि एंटन चेकोव लिव्ड इन ड्यूरिंग द रूल ऑफ द जार्स। एंटन चेकोव जो थे ना, जार के शासन काल में रहते थे। कहाँ? रूस में। कहाँ बच्चों? रूस में। तो 35 का क्या होगा? बी होगा। 36 कह रहा है कि देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वाज सेड बाय। निम्न में से किसने कहा कि ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं? बच्चों याद करिएगा, नानू काका जब धोबी को अपना कोट धोने के लिए दिए थे ना, वहीं पे इन्होंने कहा था। अतः 36 का सी हो जाएगा। 37 कह रहा है कमला दास इज पोएटेस, इंडियन, अफ्रीकन, अमेरिकन, रसियन। बच्चों कमला दास इज एन इंडियन पोएटेस। जी बच्चों, कमला दास जो है ना वो इंडियन पोएटेस हैं। अतः 37 का ए होगा। और इसके लिए माई ग्रैंड मदर्स हाउस नामक पोएम आप देख सकते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है मैकाबिटी इज फुल ऑफ। बच्चों डिसिटफुलनेस। क्या होगा? डिसिटफुलनेस। मैकाबिटी जो है वो छल कपट से भरी है। तो 38 का क्या होगा? डी होगा। और इसके लिए टी.एस. इलियट की रचना मैकाबिटी द मिस्ट्री कैट आप देख सकते हैं। 39 याद रखिएगा बच्चों, द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाई। आपको बताना है यह जो उपन्यास है ना किसकी रचना है? याद रखिएगा, अरुंधति रॉय की। किसकी है? अरुंधति रॉय की। द गॉड ऑफ ए स्मॉल थिंग्स हैज बीन रिटन बाई अरुंधति रॉय। अब क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, सुनिए। द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस बेग्स एट डोर्स। यानी माई ग्रैंड मदर्स हाउस नामक पोएट्री में कवयित्री जो है ना, अब कहाँ प्रेम की मतलब भिक्षा मांगती हैं? तो स्ट्रेंजर्स डोर। कहाँ बच्चों? फ्रेंड्स डोर नहीं होगा, फादर्स डोर नहीं होगा, नेबर्स डोर नहीं होगा, स्ट्रेंजर्स डोर होगा। अतः 40 का ए होगा। 41 कहता है कि द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स इज इंग्लिश। बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य की भाषा कौन है? अंग्रेजी है, ये याद रखिएगा जी। जॉब लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश है। पासपोर्ट टू द वर्ल्ड क्या है? इंग्लिश है। इंटरनेशनल लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश है। ग्लोबल लैंग्वेज कौन है? इंग्लिश है। अतः 41 का बी होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भाषा कौन है? इंग्लिश है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ इज कॉल्ड। यानी 15वीं सदी से लेकर के आज तक की अंग्रेजी को हम क्या कहते हैं? मॉडर्न इंग्लिश। क्या कहते हैं? मॉडर्न इंग्लिश। याद रखिएगा बच्चों, 15वीं सदी से लेकर के आज तक की अंग्रेजी को हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। 43 देखिए, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन। यानी नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था? जी, नॉर्मन हमला कब हुआ था बच्चों? नॉर्मन विजय कब हुआ था? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 43 बच्चों इसका जवाब होगा 1066 AD, यानी 1066 AD में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। अतः 43 का ए याद रखेंगे। और इसके लिए आप स्टोरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक पढ़ सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 है पैराडाइज रिगेन्ड इज रिटन बाई। आपको बताना है कि पैराडाइज रिगेन्ड नामक पुस्तक किसकी रचना है? बच्चों याद रखिएगा, जॉन मिल्टन की। किसकी है? पैराडाइज लॉस्ट कहिए या पैराडाइज रिगेन्ड कहिए, ये दोनों जॉन मिल्टन की रचना है। 44 का बी सही हो जाएगा। अब 43 कह रहा है कि देयर आर मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ इंग्लिश। बच्चों अंग्रेजी के इतिहास और विकास के कितने पीरियड्स हैं? बच्चों 3। कितने पीरियड्स हैं? 3। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। जी, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश, ये 3 ही मेन पीरियड्स हैं इंग्लिश हिस्ट्री और ग्रोथ के। अतः 45 का सी होगा, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए बच्चों, कह रहा है कि सरोजनी नायडू इज नोन एज द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, पोएट ऑफ इंडिया या नॉन ऑफ इंडिया। बच्चों याद रखिएगा, सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। अतः 46 का बी होगा। 47 देखिए, कह रहा द पोएट कंसाइंड हिज टू द फ्लेम्स। यानी कवि ने निम्न में से किसको आग के हवाले कर दिया? फर्स्ट बॉर्न को। किसको? अपने प्रथम शिशु को उन्होंने आग के हवाले किया था। अतः सेकंड बॉर्न नहीं होगा, थर्ड बॉर्न नहीं होगा, फर्स्ट बॉर्न होगा। 47 का ए सही होगा। और इसके लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक में फायर हिम नामक चैप्टर पढ़ सकते हैं। 48 कह रहा बच्चों कि बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउ एवर रेयर रेयर इट बी इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि ब्यूटी नष्ट हो जाती है चाहे वो कितना हो दुर्लभ हो। यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? एन एपिटाफ से। कहाँ से ली गई है?
एन एपिटाफ से, अतः 48 का ए सही होगा। और अगर आप एन एपिटाफ नामक पोएट्री पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे आइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ये चैप्टर आपको मिलेगा। 49 कह रहा है कि द खालिस्तान हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, यानी पत्ती रहित पेड़ों को देख करके निम्न में से कौन खामोश हो गई है? तो बच्चों नाइटिंगेल होगा। क्या होगा? नाइटिंगेल होगा। 49 का डी होगा। अब 50 देखिए बच्चों, 50 कह रहा है कि द रेप ऑफ लॉक इज अ पोएम बाय, रेप ऑफ लॉक नामक कविता जो है ना वो किसकी रचना है? ये बच्चों कई बार परीक्षा में पूछा है। तो 50 का हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप जी। द रेप ऑफ द लॉक नामक कविता अलेक्जेंडर पोप की रचना है। 51 समझिए, इंडियन इंग्लिश इज क्लोजर टू, आपको बताना है कि भारतीय अंग्रेजी किसके समीप है, अमेरिकन इंग्लिश की या ब्रिटिश इंग्लिश की? मैं बताऊं बच्चों, चूंकि पूरी दुनिया पे अंग्रेजों का शासन रहा था, हम भी अंग्रेजों के ही कॉलोनी थे, उसके उपनिवेश थे, अतः हमारी अंग्रेजी जो है ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करती है। अतः जवाब होगा इंडियन इंग्लिश इज क्लोजर टू ब्रिटिश इंग्लिश। अब बच्चों ग्रामर में चलते हैं। 52nd नंबर क्वेश्चन कहता है गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें। जी, भगवान आपको आशीर्वाद दें, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है और ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा में से होती है, अतः 52 का बी होगा। 53 पे गौर कीजिए, सुगर स्वीट, चीनी कैसी लगती है? मीठी लगती है। तो सुगर क्या है बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारी क्रिया भी सिंगुलर होगी, अतः क्या हो जाएगा? टेस्ट्स हो जाएगा। सुगर टेस्ट्स स्वीट, चीनी कैसी लगती है? मीठी लगती है। और यह बच्चों एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, अतः बी में आप चलेंगे, 53 का बी होगा। 54 कह रहा है कि आई डोंट माइंड योर कमिंग लेट, मुझे आपके देर से आने पर कोई आपत्ति नहीं है। बच्चों गौर कीजिएगा, जब भी आपको माइंड दिखे, क्या दिखे? माइंड, माइंड के बाद जब भी क्रिया आएगी उसमें आईएनजी लगा हुआ होगा, अतः 54 का सी होगा। 55 कहता है आई वर्क हार्ड सो दैट आई खाली स्थान अर्न नेम एंड फेम, मैं खूब काम करता हूं जिससे कि मैं नाम कमा सकूं। तो बच्चों आप गौर कीजिएगा, जब भी किसी क्लॉज की शुरुआत दैट से हो, सो दैट से हो, इन ऑर्डर दैट से हो, तो उस क्लॉज में हमेशा हम मे का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मे का। तो याद रखिएगा, सो दैट से शुरू होने वाले क्लॉज में हम मे का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे मे होगा, 55 का सी होगा। 56 क्या कहता है सुनिए बच्चों, 56 कहता है प्लूरल ऑफ हैंडफुल। बच्चों हैंडफुल का प्लूरल क्या होगा? तो बच्चों हैंडफुल का प्लूरल होता है हैंडफुल्स। क्या होता है? हैंडफुल्स। 56 का ए होगा। 57 कहता है, गौर कीजिएगा, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस, आपको गलत वाक्य चुनना है। मतलब 4 विकल्प दिए हैं, 3 सही है, 1 गलत है, उसको ढूंढिए आप। तो सी डजंट वेयर ग्लासेस, ग्लासेस प्लूरल है, ये सही है। सी रोट मी लेटर ऑफ थैंक्स, थैंक्स भी प्लूरल होता है, ये भी सही है। सी गेव मी एडवाइस, ये भी सही है। सी गेव मी एन आम, ये गलत है, क्योंकि आम जो होता है ना बच्चों, ये आम जो होता है ये हमेशा प्लूरल होता है, इसके पहले एन का प्रयोग होता नहीं है, इसका मतलब इच्छा होता है, अतः 57 का ए होगा। 58 कह रहा है इनकरेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, गलत स्पेलिंग चूज करनी है। किचन भी सही है, सर्वेंट भी सही है, शुगर भी सही है, ग्रामर गलत है, क्योंकि ग्रामर में ई दिया है, ई नहीं होता, ए होता है, अतः 58 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। 59 कह रहा है कि आई वॉज अमेज्ड, जब भी अमेज्ड देखे ना प्रेपोजिशन के रूप में एट भरिए। क्या भरिए? एट। आई वॉज अमेज्ड एट हिज अबिलिटी। नंबर 60 गौर कीजिए, द बेबी हैज ब्रोकन राइट लेग, बेबी ने अपने दाहिने पैर को तोड़ लिया है। तो बच्चों अक्सर बच्चे यहाँ पे या तो हर कर देते हैं लेकिन हिज कर देते हैं। आप समझिएगा, बेबी जो है ना इसको न्यूटर जेंडर माना जाता है। जी, बेबी को न्यूटर जेंडर माना जाता है, तो न्यूटर जेंडर होने के कारण हम यहाँ पे इट्स भरेंगे। क्या भरेंगे? इट्स भरेंगे। याद रखिएगा, बेबी को मैस्कुलिन नहीं मानते, फेमिनिन नहीं मानते, न्यूटर मानते हैं, तो न्यूटर जेंडर के लिए इट्स का प्रयोग होता है, अतः 60 का सी होगा। 61 कह रहा था टीचर नॉट हैव ए कार, शिक्षक के पास कार नहीं है। तो टीचर क्या है बच्चों? 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ डू होगा नहीं, डज होगा। क्या होगा? डज होगा, तो 61 का बी होगा। 62 गौर कीजिए, डिड योर टीचर खाली स्थान लॉट्स ऑफ नॉलेज, क्या आपके शिक्षक के पास बहुत ज्ञान था? तो बच्चों जब भी डीड आ जाए ना, डज आ जाए, जी जब भी डीड आए यानी डू आए, डज आए, डिड आए, और उसके बाद हैव लाना होना, हैज़ हैव हैड, तो आंखें मून करके हमेशा हैव लाएंगे, तो यहाँ पे हैव हो जाएगा। याद रखिएगा, डू डज डिड के बाद कभी भी हैज नहीं आता, हमेशा हैव आता है, अतः 62 का सी होगा।
63 कहता है कि स्टैंड बाई मीन्स, स्टैंड बाई का मतलब क्या होता है? ये बच्चों फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है? तो स्टैंड बाई का मतलब सपोर्ट करना होता है, समर्थन देना होता है, सहारा देना होता है, अतः 63 का ए होगा। नंबर 64 देखिए, ओनली धोनी हिट सिक्सेस एट हिज स्वीट विल, यानी धोनी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जब चाहे तब छक्के लगा सकते हैं, तो ये धोनी की एबिलिटी है। और एबिलिटी बताने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में हम कैन का प्रयोग करते हैं। जी बच्चों, एबिलिटी बताने के लिए मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में कैन का प्रयोग होता है, अतः 64 का सी होगा। 65 कह रहा है सिंगिंग इज आर्ट, सिंगिंग क्या है? एक कला है, तो आर्ट के पहले क्या करेंगे? एन करेंगे। क्या करेंगे? एन। सिंगिंग इज एन आर्ट। 66 देखिए, सी खाली स्थान हर फादर्स हाउस लास्ट नाइट, कल रात उन्होंने अपने पिताजी के घर को छोड़ दिया, तो लास्ट नाइट। जब भी लास्ट हो ना तो वो टेंस कौन होता है? सिंपल पास्ट। और जब सिंपल पास्ट होता है तो क्रिया के दूसरे रूप का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे क्रिया का दूसरा रूप क्या है? लेफ्ट है, तो हो जाएगा सी लेफ्ट हर फादर्स हाउस लास्ट नाइट। 67 देखिए, इट इज नो यूज खाली स्थान नाउ, याद रखिएगा बच्चों, जब भी इट इज नो यूज हो ना, इसके बाद जब भी क्रिया आएगी उसमें आपको क्या लगाना होगा? आईएनजी। जी, जब भी इट इज नो यूज आए तो उसके बाद क्रिया लाना हो ना, तो उस क्रिया में क्या जोड़ेंगे? आईएनजी। अतः यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्राइंग। इट इज नो यूज क्राइंग नाउ, यानी अब चिल्लाने का कोई मतलब नहीं है। 68 देखिए, द सन साइंस खाली स्थान डे, सूर्य दिन में चमकते हैं। याद रखिए, दिन में की अंग्रेजी इन नहीं होती है, एट नहीं होगी, हमेशा क्या होगा? बाई। देखिए, रात में एट नाइट होता है, लेकिन दिन में बाई डे होता है, अतः 68 का सी होगा। 69 कह रहा है कि बाय हुम वाज द स्नेक किल्ड, किसके द्वारा सांप मारा गया? तो ये पैसिव है, एक्टिव बनाना है। तो गौर कीजिए बच्चों, जब ये बाय हुम है ना, तब आप इसकी शुरुआत हु से करेंगे। कैसे करेंगे? एक्टिव की शुरुआत हु से करेंगे। और यहाँ देखिए वाज किल्ड है, मतलब सिंपल पास्ट का ये वाक्य है, तो हु के बाद आप V2 देखिए, तो हु के बाद V2 यहाँ है, हु किल्ड द स्नेक, अतः 69 का सी होगा। 70 कह रहा है कि आई एम फॉन्ड खाली स्थान रीडिंग एंड राइटिंग, मुझे पढ़ने और लिखने का शौक है। बच्चों, जब भी फॉन्ड देखे ना प्रेपोजिशन के रूप में ऑफ, गांठ बांध लो, जब भी फॉन्ड दिखे प्रेपोजिशन के रूप में ऑफ करेंगे, अतः 70 का बी होगा। और यदि आप प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे करीब करीब 500 से भी ज़्यादा आपको वाक्य मिलेंगे जहाँ प्रेपोजिशन भरना सिखाया गया है। 71 देखिए, इट विल हैव बीन रेनिंग, बारिश हो रही होगी। गौर कीजिए, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बच्चों पॉइंट ऑफ टाइम के पहले फ्रॉम लगता है, सिंस नहीं, अतः 71 का बी होगा। 72 क्या कहता है सुनिए, आई विश सी माई फ्रेंड, काश वह मेरी दोस्त होती। है तो नहीं ना, हो भी नहीं सकती हैं। तो इस प्रकार के इच्छा सूचक वाक्यों में हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, हम वर करेंगे। जी, आई विश सी वर माई फ्रेंड, काश वह मेरी दोस्त होती। अब 73 देखिए, वन ऑट टू लुक आफ्टर खाली स्थान ओल्ड पेरेंट्स, यानी आपको अपने माता पिता की देखरेख करनी चाहिए। तो जब भी सब्जेक्ट वन हो, गौर कीजिएगा, जब भी सब्जेक्ट वन हो तो इसका जो पजेसिव होता है ना, वो वंस होता है। जी, क्या होता है? वंस होता है। 73 का सी होगा। 74 कह रहे द पोएट एंड नोवेलिस्ट, यानी कवि और उपन्यासकार। तो गौर कीजिएगा, ये दो लोग हैं, गौर कीजिए, लेकिन दोनों के पहले आर्टिकल नहीं है। तो जब दोनों के पहले आर्टिकल नहीं है तो मतलब है कि व्यक्ति एक ही है, वहीं कवि भी है और वहीं उपन्यासकार भी है। तो जब व्यक्ति एक है तो क्रिया भी सिंगुलर होगी, हैज भर देंगे। लेकिन अगर ये नोवेलिस्ट के पहले द होता ना, तब होता कि दो व्यक्ति, एक पोएट हैं और एक नोवेलिस्ट हैं, तब है भरते, लेकिन ऐसा नहीं है। 75 कह रहा है कि करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है, यानी 3 गो वाक्य गलत है, एक सही है। सही कौन है सुनिए, अगर यहाँ ग्लासेज होता तो ये सही होता, तो ये भी नहीं होगा। थैंक्स होता तो ये सही होता, ये एडवाइस होता तो ये सही होता, ये सही है। सी गिव मी आर्म्स, उन्होंने मुझे भीख दिया, आर्म्स हमेशा प्लुरल होता है, अतः 75 का ए सही है। 76 कह रहा है कि इन करेक्ट स्पेलिंग चूज कीजिए, गलत स्पेलिंग चुनना है। तो क्रीम करेक्ट है, बिलीफ करेक्ट है, बिलीव भी करेक्ट है, रिसीव इनकरेक्ट है। बच्चों, रिसीव की स्पेलिंग होती है RECEIVE, तो ऐसा नहीं है, अतः 76 का सी होगा। 77 कह रहा है कि देयर खाली स्थान या नंबर ऑफ बुक्स ऑन माई टेबल, मेरे टेबल पे बहुत सारी किताबें हैं। मैंने कई बार बताया बच्चों आप लोगों को कि जब भी किसी वाक्य की शुरुआत इंट्रोडक्टरी देयर से हो
और उसके बाद खाली स्थान हो, तो खाली स्थान के बाद देखिए नाउन सिंगुलर तो क्रिया सिंगुलर, नाउन प्लूरल क्रिया प्लूरल। तो ए नंबर ऑफ बुक्स है, बुक्स क्या है, प्लूरल है, अतः क्रिया भी प्लूरल होगी, हम क्या भर देंगे, आर। 78 देखिए बच्चों, द प्राइस ऑफ ऑनियंस, प्याज का भाव गिर रहा है। तो बच्चों देखिए ये नाउन हो गया, ऑफ प्रेपोजिशन हो गया, प्राइस क्या हो गया, नाउन हो गया। तो जब वाक्य में सब्जेक्ट की बनावट नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस नाउन हो तो पहले नाउन को सब्जेक्ट मानते हैं। तो प्राइस पहला नाउन है तो यहाँ पे सिंगुलर है, तो हमारी क्रिया भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। ओनियंस देख करके आर नहीं भरेंगे, हमारा रियल सब्जेक्ट प्राइस है, हम ओनियंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑनियंस की भाव की बात कर रहे हैं, प्राइस की बात कर रहे हैं, तो प्राइस हिसाब से इज भरेंगे। 79 देखिए, देर आर 2 cows and 5 खालिस में डो, मेरे दरवाजे पे 2 गायें और 5 क्या है, भेड़ है। बच्चों देखिए सीप बच्चों ऐसा वर्ड है ना जो सिंगुलर, अगर 1 होगा तब भी सीप कहेंगे और अगर 2 होगा तब भी सीप कहेंगे, हम यहाँ एस नहीं जोड़ सकते, अतः हमारा सही क्या होगा, सीप। देखिए बच्चों सीप और डियर ये ऐसे वर्ड है ना कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इनका फॉर्म एक ही होता है। आप 1 डियर भी लिख सकते हैं, 5 डियर भी लिख सकते हैं, आप 1 सीप भी लिख सकते हैं, 5 सीप भी लिख सकते हैं। तो 5 है तो यहाँ पे सीप हो जाएगा। 80 कह रहा है कि डू व्हाट यू लाइक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको बताना है कि डू व्हाट यू लाइक, जो मन में आए करो, या किसका उदाहरण है। तो बच्चों देखिए डू क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है, व्हाट यू लाइक क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो एक पीसी जब एससी से मिलता है ना तो वह सेंटेंस बच्चों कॉम्प्लेक्स होता है। क्या होता है, कॉम्प्लेक्स। देखिए 2 पीसी होगा तो कंपाउंड सेंटेंस होगा, और एक पीसी और एक एससी होगा तो कॉम्प्लेक्स होगा, अतः 80 का ए सही है। 81 देखिए, हिज बर्थडे फॉल्स, उसका जन्मदिन पड़ता है, कहिया पड़ता है, 1 अप्रैल को पड़ता है। तो 1 अप्रैल क्या है, डेट है, तो डेट के पहले प्रेपोजिशन के रूप में ऑन आता है। जी डेट के पहले प्रेपोजिशन के रूप में ऑन आता है, जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15 अगस्त, राइट। 82 कहता है टर्न डाउन मीन, बच्चों टर्न डाउन का मतलब होता है इनकार कर देना, अर्थात रिजेक्ट कर देना, अस्वीकार कर देना, अतः 82 का बी होगा बच्चों। 83 कह रहा है कि आई एम खाली स्थान एम ए इन इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी में एम ए किया है। तो एम आप ऐसे लिखेंगे ना बच्चों, तो ये साउंड क्या हुआ, भवेल साउंड हुआ, तो भवेल साउंड के पहले हम क्या भर देंगे, एन, तो होगा आई एम एन एम ए इन इंग्लिश। 84 कहता है कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास भारत के क्या हैं, शेक्सपियर हैं। तो देखिए नाउन प्रेपोजिशन नाउन, तो पहले नाउन के पहले आंख मूंद करके क्या करेंगे, द, अतः 84 का सी द होगा। 85 कह रहा बच्चों यू खाली स्थान टेक एक्सरसाइज रेगुलरली, आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। तो चाहिए एडवाइस है तो क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, शुड का प्रयोग एडवाइस देने के लिए करते हैं, अतः 85 का डी हो जाएगा। 86 देखिए, आई हर सिंस 2011, मैं उनको 2011 से जानता हूं। तो जानना कब शुरू किया, 2011 में, और आज भी जान रहा हूं। तो बच्चों इस टेंस के लिए, इस वाक्य के लिए प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आ सकता है, तो ये हट जाएगा और बच्चों ये हट जाएगा, अब बच गए ये दोनों। तो याद रखिएगा इसका मेन वर्ब क्या है बच्चों, इस वाक्य का नो है, तो नो का प्रयोग कंटिन्यूअस में होता नहीं, ये भी हट जाएगा, अतः प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। आई हैव नोन हर सिंस 2011, मैं उनको 2011 से जानता हूं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे इस वाक्य को, इसलिए क्योंकि नो का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता नहीं है। 87 देखिए, कॉमन सेंस की बात है, सी वेयर्स, वह पहनती है सादे कपड़े। तो बच्चों इस प्लेन का मतलब जहाज हो जाएगा, ये प्लेन कुछ होता नहीं है, ये प्लान है, अतः ये प्लेन सही होगा। सी वेयर्स प्लेन क्लोथ्स, वह सादे कपड़े पहनती हैं, 87 का ए होगा। 88 देखिए, इट इज हाई टाइम सी फॉर होम। देखिए जब भी आपको इट इज हाई टाइम दिखे, जी जब भी आपको इट इज हाई टाइम दिखे ना, तो इसके बाद वर्ब लगाना हो ना, V2 लगाइए, तो स्टार्टेड होगा। जी इट इज हाई टाइम के बाद हमेशा क्रिया के सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अतः 88 का बी हो जाएगा। 89 कहता है वन हु कांट डाई इज कॉल्ड, यानी जो मर नहीं सकता उसे क्या कहते हैं, इमोर्टल कहते हैं, अमर कहते हैं। जी जो मर नहीं सकता उसे अमर कहते हैं, अतः 89 का बी होगा। 90 है हीज अंकल इज अडिक्टेड टू, यानी उनके चाचा को लत है किसकी, जुआ खेलने की। तो बच्चों ये टू देख रहे हैं ना,
टू जो देख रहे हैं, ये टू जो है ना इन्फिनिटिव का टू नहीं है, ये क्या है, प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई क्रिया आएगी ना, उसमें आईएनजी लगता है जी। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई क्रिया आएगी आईएनजी लेगी। अतः हिज अंकल इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग हो जाएगा। 91 देखिए, द ओल्डर वी गेट द खाली स्थान वी बिकम, यानी जितना ही हम बूढ़ा होते हैं उतना ही हम अगर खुश होते हैं मान लिया जाए। तो बच्चों ये पैरेलल स्ट्रक्चर है, और पैरेलल स्ट्रक्चर में 2 CD एक साथ आता है, तो इसमें CD ढूंढना है। तो हैप्पियर क्या है, CD है, CD मतलब कॉम्परेटिव डिग्री है। अतः 91 का बी हो जाएगा। 92 देखा जाए बच्चों, कह रहा है कि मेक है, तो यहाँ पे व्हाइल हो जाएगा, मेक है व्हाइल द सन शाइन्स जी बच्चों। अब आइए 93 देखते हैं, कैन यू फिल दिस बॉटल, खालिस्तान जूस, क्या आप इस बॉटल को जूस से भर सकते हैं। जब किसी बर्तन को किसी वस्तु से भरते हैं ना, तो वहाँ पे हम विथ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, विथ का। तो कैन यू फिल दिस बॉटल विथ जूस, क्या आप इस बॉटल को जूस से भर सकते हैं। तो 93 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 94 देखिए बच्चों, द नंबर ऑफ टीचर्स इज सफिशियंट नाउ, अब शिक्षकों की संख्या पर्याप्त है। बच्चों जब भी द नंबर ऑफ दिखे, क्या दिखे, द नंबर ऑफ दिखे ना, तो हमेशा आपकी क्रिया सिंगुलर होगी, क्या हो जाएगा, इज जी। जब भी नंबर के पहले द लगे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करो, द नंबर ऑफ टीचर्स इज। 94 का ए हो जाएगा। 95 कह रहा है बच्चों कि हर बिहेवियर शॉक्ड मी, उसके आचरण ने मुझको शॉक कर दिया। तो ये सिंपल पास्ट का एक्टिव है, आपको पैसिव बनाना है। तो मी का क्या हो जाएगा, आई, और सिंपल पास्ट में आई के बाद क्या हो जाएगा, वॉज, और वाज के बाद क्या हो जाएगा, V3। तो क्या हो जाएगा, आई वाज शॉक्ड, और शॉक्ड के बाद क्या आता है, एट। तो देखिए कहाँ है, आई वाज शॉक्ड एट, ये रहा, आई वाज शॉक्ड एट हर बिहेवियर। तो 95 का बी हो जाएगा। 96 कह रहा है कि आई शैल टॉक टू हर व्हेन शी कम्स, जब वो आएगी तो मैं उससे बात करूंगा। तो आई शैल टॉक टू हर क्या है, PC है, और व्हेन शी कम्स क्या है, SC है। तो एक PC जब SC से मिलता है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो 96 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। 97 कहता है कि मे यू ग्रो बाय लीप्स एंड बाउंड्स, भगवान करें कि आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो अंत में क्या देख रहे हैं, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन है ना, अतः यह सेंटेंस ऑप्टेटिव है। चूंकि आप इस वाक्य के माध्यम से अपनी इच्छा प्रकट कर रहे हैं, और इच्छा प्रकट करने के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, अतः 97 का C होगा। 98 कह रहा है इंडिया बिकेम फ्री 15 अगस्त। 15 अगस्त क्या है, डेट है, डेट के पहले क्या लगता है, ऑन, डेट के पहले क्या लगता है, ऑन, अतः 98 का बी सही होगा। 99 है, सी सेंट मी ए लेटर ऑफ थैंक्स होता है जी बच्चों। थैंक्स जो है ना ये प्लूरल नाउन होता है, कभी थैंक नहीं करें, यहाँ पे थैंक्स करेंगे। सी सेंट मी अ लेटर ऑफ थैंक्स, उन्होंने मुझे धन्यवाद वाली चिट्ठी भेजी। देखिए बच्चों जब आप वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे ना तो थैंक होगा, लेकिन जब नाउन के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे तो यह हमेशा हमेशा क्या होता है, थैंक्स होता है। अतः 99 का ए सही होगा। और अंतिम है विच इज टी और कॉफी, कौन अच्छा है, टी और कॉफी। तो दो की बात है, तो दो की तुलना CD कराता है, तो क्या हो जाएगा, बेटर। विच इज बेटर देन, सॉरी विच इज बेटर, टी और कॉफी, टी और कॉफी में कौन अच्छा है। तो ये 100 प्रश्न थे बच्चों। आप इत्मीनान से, सावधानी से, बहुत प्रेम से सभी 100 वाक्यों को पढ़िए और अपनी तैयारी को परखिए। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत लाभ होगा और परीक्षा की तैयारी में आप एक कदम और आगे बढ़ेंगे। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। और मैं भी कह रहा हूं कि अब हर कुछ दिनों पे मैं रोज़ नए नए मॉडल सेट आपके लिए अपलोड करूंगा, तो देखते रहिए इंग्लिश फॉर ऑल। जय हिंद।